वो आदमी अपनी बंदूक ताने विशाल के सामने खड़ा है। मौत विशाल के सर पर तांडव कर रही है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसकी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं है। तभी अचानक से पूरे होटल राजमहल और उसके बाहर तेज हवाएं चलने लगी और सारी लाइट जलने बुझने लगी। ये सब देखकर वो आदमी काफी ज्यादा चौंक गया और अपने आसपास देखने लगा, मगर उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। होटल के हॉल से बहुत ही भयानक हंसने की आवाजें गूंजने लगी और वो आदमी काफी ज्यादा घबरा गया। वो आदमी महसूस करता है जैसे उसके पास ही कोई बहुत बुरी तरह से तड़पते हुए चिल्ला रहा है। उस आदमी के चेहरे पर एक शिकन नजर आने लगती है। वो आदमी हैरानी भरे लहजे से बोला, रे छोरे, ये सब क्या कर रहा है तू? ये कौन सा खेल खेल रहा है तुम्हारे साथ? ये मत सोच मुझे डराकर तू बच जाएगा। मैं तो थारा खेल खत्म करके ही विधायक जी के पास वापस जाऊंगा। ये कहते ही उसने बंदूक पर अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली। विशाल को लग रहा है जैसे उसका आखिरी वक्त आ चुका है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कोई शिकन और अफसोस नजर नहीं आ रहा। तभी उस शार्प शूटर के चारों तरफ वो सारी आत्माएं इकट्ठा हो गई और उनकी चीखों से पूरा इलाका थरथरा गया। वो आदमी काफी ज्यादा डर गया और वो अभी ट्रिगर दबाने ही वाला है कि तभी उसके हाथ खुद ब खुद पीछे की तरफ मुड़ने लगे और बंदूक का मुंह उसके सीने की तरफ हो गया। वो अपना पूरा जोर लगाकर उस बंदूक को विशाल की तरफ घुमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे ऐसा करने से रोक रही है। अरे क्या हो रहा है? ये बंदूक हमारी तरफ क्यों घूम रही है? अरे ये मारे हाथ, अरे क्या हो रहा है ये सब? वो आदमी ना चाहते हुए भी अपने हाथों को काबू नहीं कर पा रहा है। अब बंदूक उसके सीने पर है। डर से उसकी आंखें बहुत ज्यादा बड़ी हो गई और ठंडी हवाएं चलने के बावजूद भी उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो चुका है। डर के कारण वो जोर से चीखने लगा और तभी एक गोली चलने की तेज आवाज आई और पूरे होटल राजमहल में सन्नाटा फैल गया। वो आदमी धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर गया और उसके शरीर से खून बहने लगा। हर तरफ खून की ताजा स्मेल फैल गई और विशाल तुरंत नीचे झुककर देखने लगा कि वो जिंदा है या नहीं। विशाल ने उसकी सांसें देखी जो बंद हो चुकी है। थोड़ी देर के बाद वहां एक बार फिर वो कब्रिस्तान का बूढ़ा चौकीदार आया और विशाल के साथ उस आदमी को उठाकर कब्रिस्तान के पास ले जाने लगा। कब्रिस्तान के अंदर जाते ही उस बूढ़े आदमी ने विशाल की तरफ देखा और कहा, इसे यहीं छोड़ दो, मैं इसे आगे इसकी मंजिल तक ले जाऊंगा। और इतना कहकर उस बूढ़े आदमी ने उस शार्प शूटर को उठाया और एक तरफ खुदी हुई कब्र तक ले गया और उसे वहीं पर दफन कर दिया। इधर विशाल वापस होटल में आ चुका है, लेकिन वो खाली हाथ नहीं है। वो अपने साथ उस शार्प शूटर का मोबाइल फोन ले आया है, जिसे उस एमएलए ने विशाल को मारने के लिए वहां पर भेजा था। कुछ ही देर बाद वो मोबाइल फोन बजने लगा। विशाल थोड़ी देर तक वो फोन देखता रहा, मगर फिर उसने वो फोन उठा लिया। फोन उठाते ही वहां से आवाज आई, काम कर दिया तने? वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी एमएलए की है। विशाल के चेहरे पर किसी तरह की कोई शिकन नहीं है और उसने जवाब दिया, काम अभी कहां खत्म हुआ है? काम तो तब खत्म होगा जब तू यहां होटल राजमहल आएगा। विशाल की आवाज सुनकर वो एमएलए गुस्से से तिलमिला उठा और उसने चिल्लाते हुए जवाब दिया, क्या बकवास कर रहा है? तुझे बता, बोल कौन रहा है? हमारा भेजा हुआ आदमी कहां है? विशाल जवाब देते हुए कहता है, मैं तेरा काल बोल रहा हूं एमएलए। तेरा भेजा आदमी तो वहां पहुंच गया है जहां उसे होना चाहिए। अगर तू आज सुबह 3:30 बजे तक यहां होटल राजमहल नहीं पहुंचा तो तू बहुत पछताएगा। इतना कहकर विशाल ने फोन रख दिया। उधर अपनी हार से
वो मंत्री पागल हो जाता है। फोन काटने के बाद उसने जोर से अपना फोन नीचे जमीन पर दे मारा और उसके बाद अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। उस आवाज को सुनकर मंत्री का सेक्रेटरी तुरंत भागा हुआ उसके कमरे में आया और पूछा, क्या हुआ सर, क्या कुछ टूट गया है? एमएलए ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब ये खेल मने ही खत्म करना होगा। मेरे आदमियों को बोल कि हमें इसी वक्त जयपुर के होटल राजमहल जाना है और उन्हें अपनी पूरी तैयारी करने को भी कह दे। रात को जैसे ही घड़ी में 2:35 हुए, वैसे ही होटल राजमहल का दरवाजा खुल गया और वो एमएलए अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ वहां पर आ पहुंचा। वो एमएलए काफी गुस्से में लग रहा है और उसकी शक्ल से ही पता चल रहा है कि वो कितना घटिया इंसान है। उसके सारे बॉडीगार्ड्स काफी हट्टे कट्टे नौजवान हैं जिन्होंने ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। अंदर घुसते ही एमएलए ने सारे होटल पर नजर घुमाई, मगर उसे वहां पर कोई नजर नहीं आया। कुछ ही देर के बाद उसने विशाल को अपने पास आते हुए देखा और उसके अंदर गुस्से की आग और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने जोर से चिल्लाते हुए गुस्से में कहा, दो कौड़ी के आदमी, क्या तू मने जानता नहीं है? क्या तने कोई बेरा नहीं है कि हमारी पहुंच कहां तक है? तेरी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई कि तू मारे को धमकी देकर रोहतक से यहां बुलाए? क्या तू जानता है कि अब मैं थारा क्या हश्र करूंगा? अब तू देख, मैं तने जीते जी नरक के दर्शन करवाता हूं। इतना कहकर उसने आगे अपने आदमियों को ऑर्डर दिया, ले चलो इसे, वहीं दिखाएंगे इसे कि शिकारी किसे कहते हैं। विशाल उस एमएलए की धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरा और उसने जवाब दिया, तूने ठीक कहा एमएलए, शिकार तो होगा लेकिन यहीं होगा और तू भी देखेगा कि शिकार कैसे किया जाता है, क्योंकि आज शिकार तो होगा लेकिन शिकारी तू नहीं होगा। इतना कहकर विशाल ने कहा, पीछे मुड़कर देख, तेरा शिकारी आ गया है। एमएलए ने जैसे ही पीछे सीढ़ियों की तरफ देखा तो वहां से मोनिका उतरकर आ रही होती है। एमएलए और उसके सारे बॉडीगार्ड मोनिका को देखकर हक्के बक्के रह गए। वो एमएलए ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से सकपका चुका है और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें नजर आ रही हैं। उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी और उसने मोनिका से पूछा, तू जिंदा कैसे है? तू तो मर चुकी थी ना, तो फिर तू यहाँ पर कैसे आई? मोनिका उसे देखकर जोर जोर से हंसते हुए कहती है, मेरी मौत तुम्हें मिली, आज तू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। ये सुनते ही एमएलए मोनिका पर बंदूक तानकर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन सारी गोलियां उससे आर पार हो जाती हैं। मोनिका सीढ़ियों से उतरकर सबके सामने आ जाती है और उसकी आंखें लाल हैं और उसके चेहरे पर उसके खुले बाल बिखरे हुए हैं। उसने गुस्से से एमएलए की तरफ देखा और कहा, आज तुझे मारकर मुझे इंसाफ मिलेगा और आज के बाद तू किसी लड़की को परेशान नहीं कर पाएगा। और तभी देखते ही देखते मोनिका का चेहरा और उसका शरीर बदलने लगा और उसकी अधजली बॉडी एमएलए और उसके बॉडीगार्ड के सामने आ गई। उसके पूरे शरीर से खून टपक रहा है और मांस के टुकड़े जगह जगह लटक रहे हैं। उसके चेहरे पर सिर्फ उसकी आंखें ही नजर आ रही हैं और बाकी पूरा चेहरा एक घिनौनी परछाई ले चुका है। पूरे होटल की लाइट्स बंद हो चुकी हैं और हवाओं के झोंके उन लोगों को वहां पर खड़ा नहीं होने दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो इस तूफान में उड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। बाहर से बिजली कड़कने की तेज हवाएं आने लगती हैं और तभी होटल की उन सारी आत्माओं ने एमएलए के बॉडीगार्ड्स के ऊपर हमला कर दिया। अपने सामने उन अधजली लाशों को देखकर एमएलए के बॉडीगार्ड काफी ज्यादा डर गए और वहां से भागने लगे। अपने आदमियों को भागता देखकर एमएलए भी काफी ज्यादा डर गया और वो भी वहां से भागने की कोशिश करने लगा। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो जैसे ही होटल के दरवाजे तक पहुंचा,
तभी दरवाजा एक जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। वो एमएलए जोर जोर से दरवाजे को खटखटाने लगा और डर से चीखने चिल्लाने लगा, अरे कोई दरवाजा खोलो, अरे कोई मेरी मदद करो, मेरी जान बचा लो। उसकी ये हालत देखकर पूरे होटल राजमहल के हॉल में हंसी की आवाजें गूंजने लगी, जैसे वो आत्माएं उसका मजाक उड़ा रही हो। वो आवाजें सुनकर वो और भी ज्यादा डर गया। वो बहुत देर तक दरवाजा पीटकर मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो मोनिका ठीक उसके सामने खड़ी होती है। वो तुरंत उसके पैरों में गिर गया और उससे माफी मांगने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं पुलिस में सरेंडर कर दूंगा। बस मुझे माफ कर दे मोनिका, मरने जाने दे यहाँ से, तू जो कहेगी मैं वो करूंगा। उसकी ये हालत देखकर मोनिका जोर जोर से हंसने लगी और उसे हंसता हुआ देखकर वो एमएलए और भी ज्यादा डर गया। कुछ ही देर में मोनिका की हंसी गुस्से में बदल गई और उसने एमएलए की तरफ देखकर कहा, मैं भी इसी तरह चीखें चिल्लाई थी, मैंने भी इसी तरह मदद की गुहार लगाई थी। क्या तब किसी ने मेरी बात सुनी थी? क्या तब तुम्हें मुझ पर तरस आया था? इतना कहकर उसने एमएलए के बाल पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए ऊपर कमरे की तरफ ले जाने लगी। एमएलए का सारा शरीर सीढ़ियों से रगड़ खा रहा है और वो दर्द में चीखता चिल्लाता जा रहा है। एमएलए बार बार मोनिका से रहम की भीख मांग रहा है, छोड़ दे मने, मैं वादा करता हूँ थारे से, आज के बाद किसी लड़की को कोई परेशानी नहीं दूंगा और अपना प्रोस्टिट्यूशन का धंधा भी बंद कर दूंगा। मुझ पर रहम खाओ, मुझ पर रहम खाओ। मोनिका के पैरों को पकड़ते हुए एमएलए बार बार उससे माफी मांग रहा है, लेकिन गुस्से से भरी मोनिका उसे बुरी तरह से खींचकर ऊपर लेकर जा रही है और एमएलए से कहती है, माफी मांगने का वक्त कब का जा चुका है, अब तो तुम्हारे मरने का वक्त है। मोनिका जब एमएलए को ले जा रही होती है तभी वो एक जगह पड़े फ्लावर वास को उठाकर मोनिका को मारने लगता है, लेकिन वो वास मोनिका के शरीर के आर पार हो जाता है। एमएलए को ऐसा करता हुआ देखकर मोनिका गुस्से से भरी मुस्कान के साथ कहती है, कितना घटिया आदमी है तू, मरी हुई को भी मारने की कोशिश कर रहा है। उसकी हरकत देखकर मोनिका की आंखों में खून उतर आता है। वो उस एमएलए के बहुत करीब आ जाती है और उसे घूर घूर कर देखने लगती है। उस एमएलए को उसकी सांसों की आवाजें भी सुनाई दे रही है। वो उसके जले हुए और खून से सने चेहरे की तरफ देख भी नहीं पा रहा है और डर से रो रहा है। वो रोते हुए कहता है, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, मारे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मारे ले रे तो उनके लिए मैंने छोड़ दे, मारी जान बख्श दे, मैंने यहां से जाने दे। मोनिका ने काफी डरावनी आवाज में गुस्से भरे लहजे से कहा, जब मेरा परिवार नहीं था, जब मेरे माँ बाप नहीं थे, छोटा भाई नहीं था, मैं भी एक हत्ते जैसी बच्ची थी जिससे तुमने उसकी पूरी दुनिया छीन ली और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी वजह से मैं पिछले 7 सालों से इस आग में चल रही हूँ। पिछले 7 सालों से मैं इसी दिन का इंतजार कर रही हूँ कि कब तुम यहाँ आओ और कब मैं अपना फैसला लूं। आज के बाद कोई मोनिका इस आग में नहीं चलेगी। आज के बाद किसी लड़की के साथ ऐसा हादसा नहीं होगा। आज के बाद कोई माँ बाप अपनी मोनिका को इस तरह नहीं खोएंगे। अब तुम मेरे चुंगल से बचकर नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं। और इतना कहते ही मोनिका उस एमएलए को पकड़कर अपने साथ 11वें फ्लोर के उसी कमरे में ले जाती है जहां पर उसकी जान गई थी। वो एमएलए चीखता चिल्लाता रहता है, लेकिन मोनिका उसे उसी तरह से फांसी पर लटका देती है जिस तरह से वो लटकी हुई थी। फांसी पर लटकते ही
एमएलए बुरी तरह से छटपटाने लगता है। उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं और कुछ देर के बाद वो मर जाता है और मोनिका की अधूरी इच्छा पूरी हो जाती है। उस एमएलए की फांसी पर लटकी हुई लाश देखकर मोनिका की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। अब उसकी आत्मा मुक्त हो सकती है और अब उसे इस आग में नहीं जलना पड़ेगा जिसमें वो पिछले 7 सालों से जल रही है। मुक्त होने से पहले वो विशाल के पास जाती है और मुस्कुराकर उससे कहती है, मेरी अतृप्त आत्मा को आज मुक्ति दिलाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया विशाल। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं कितने साल और मैं इसी तरह तड़पती रहती और अपने कातिलों से कभी बदला नहीं ले पाती। मैं सच में तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूं। तुम नहीं जानते कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो विशाल। शायद तुम्हें ये नहीं याद, लेकिन हम पहले भी एक बार मिल चुके हैं। मोनिका की बातें सुनकर विशाल थोड़ा चौंक जाता है और उससे पूछता है, हम पहले मिल चुके हैं? लेकिन कब? मुझे कुछ भी याद नहीं। मोनिका ने उसको जवाब दिया, हम उस वक्त मिले थे जब मेरी जिंदगी में अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं था। तब मुझे उस एमएलए ने प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में डाल दिया था। उस वक्त लोग आते थे और मेरे जिस्म से खेलते थे और अपनी प्यास बुझाकर चले जाते थे। तब एक रात तुम भी अपने दोस्तों के साथ वहां आए थे विशाल, और तुमने मेरे साथ एक रात बिताई थी। मोनिका की बातें सुनकर विशाल थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है और उसे काफी बुरा भी लगता है। इससे पहले कि वो आगे कुछ भी कह पाता, मोनिका ने कहा, अरे ज्यादा मत सोचो, हमने रात जरूर साथ में बिताई थी, लेकिन हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। तुम मेरे कमरे में आए जरूर थे, लेकिन हमने पूरी रात सिर्फ बातें की थी। तुम वो पहले इंसान थे जिसने मुझसे मेरा नाम पूछा था, जिसने पूछा कि मेरे घर पर कौन कौन है और मैं कहां से हूं, कैसे पली बड़ी हूं। उस रात मैं अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां भूल गई थी और तुम्हारी बातों में पूरी तरह से खो गई थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी में फैले हुए उस अंधेरे में किसी ने एक दिया जला दिया हो। उसकी बातें सुनकर जैसे विशाल को धीरे धीरे कुछ समझ में आने लगा है, मगर इस वक्त उसने चुप रहना ही बेहतर समझा और बस मोनिका की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना विशाल, अभी तुम्हारा सफर खत्म नहीं हुआ है। इतना कहकर मुस्कुराते हुए मोनिका होटल राजमहल के दरवाजे की ओर बढ़ गई। तभी वो दरवाजा खुल गया और सामने सफेद रंग की रोशनी नजर आने लगी। मोनिका ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और फिर एक धुएं की तरह उस रोशनी में गायब हो गई। विशाल ने पीछे मुड़कर देखा तो होटल राजमहल की मालकिन मल्लिका शेखावत और बाकी सारी 119 आत्माएं मोनिका को वहां से जाते हुए देख रही हैं। उन सबकी आंखों में मोनिका के लिए खुशी और सुकून नजर आ रहा है। तभी मल्लिका की नजर विशाल के चेहरे पर पड़ी और उसने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पल भर में ही बदल दिए। उसने विशाल की तरफ देखते हुए कहा, गुड जॉब विशाल, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये मत समझना कि मोनिका को मुक्ति दिलाकर तुम्हारा काम खत्म हो गया है। मत भूलो कि अभी भी इस होटल में 119 आत्माएं हैं जिन्हें तुम्हें मुक्ति दिलानी है, नहीं तो तुम इस होटल राजमहल से कभी वापस नहीं जा पाओगे। मल्लिका की बात सुनकर विशाल का खुशी से खिला हुआ चेहरा उतर सा जाता है और वो चुपचाप जाकर अपने डेस्क पर बैठ जाता है और पल भर में वो सारी आत्माएं और मल्लिका जैसे हवा में खुलकर गुम हो जाते हैं। पूरे होटल में वहां लगी उस घड़ी की टिक टिक के अलावा विशाल को कोई आवाज नहीं सुनाई देती। और तभी विशाल को घड़ी की टिक टिक के साथ अचानक से किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ती है, हील्स की ठक ठक करती आवाज। और जैसे ही विशाल ऊपर देखता है
तो पाता है कि एक बेहद खूबसूरत लड़की ने होटल में कदम रखा है। वो लड़की दूर से दिखने में काफी मॉडर्न और स्मार्ट मालूम पड़ती है। उसने हाई नेक टॉप और मिनी स्कर्ट पहनी हुई है, जिससे उसकी गोरी लंबी टांगें दूर से ही चमक रही हैं और उसके लंबे काले घने बाल कमर तक लहरा रहे हैं। उस लड़की को देखकर विशाल उसे देखता ही रह जाता है। लेकिन जैसे ही वो लड़की विशाल के पास आई, विशाल को उसका चेहरा बड़ा जाना पहचाना सा लगा। विशाल उसका चेहरा याद करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि इस लड़की को उसने कहां देखा है। वो लड़की रजिस्टर में एंट्री करती है और उसके बाद अपने होटल रूम की चाबी लेकर लिफ्ट की तरफ जाने लगती है। तभी विशाल जल्दी से रजिस्टर में उस लड़की का नाम पढ़ता है, वेरोनिका। विशाल की आंखें हैरान रह जाती हैं। तभी लिफ्ट की तरफ जाती वेरोनिका की मुंडी पूरी तरह से पलट जाती है, जैसे किसी ने उसकी गर्दन मरोड़ दी हो। उसके पैर भी उल्टे हो जाते हैं और वो विशाल से पूछती है, पहचाना मुझे विशाल? विशाल दहशत में वेरोनिका की तरफ देखता रह जाता है। उसको कुछ भी समझ नहीं आता। 1 मिनट के लिए उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है और लफ्जों ने भी उसका साथ छोड़ दिया होता है। तभी विशाल को याद आया कि उसने ये चेहरा कहां देखा है। ये तो वेरोनिका है। नहीं। तभी विशाल के दाहिने कान में उसके साथ रहने वाली रूह कहती है, ये वो वाली वेरोनिका तो नहीं हो सकती। तभी बाएं कान में दूसरी रूह बोलती है, जाकर देख लो विशाल, हो सकता है ये कोई वेरोनिका हो। विशाल लिफ्ट की तरफ भागता है। देखता है लिफ्ट किस फ्लोर पर रुकी है। लिफ्ट 5वें माले पर रुकती है। विशाल दौड़ता हुआ रिसेप्शन डेस्क पर आता है और रजिस्टर में देखता है कि वेरोनिका रूम नंबर 505 में गई है। विशाल सीढ़ियों से जल्दी से 5वें फ्लोर पर पहुंचता है और उसके कदम रूम नंबर 505 के सामने रुकते हैं। दरवाजा बंद होता है। विशाल दरवाजे पर नॉक करने की सोचता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर अपने हाथ रोक लेता है। वो मुड़कर जाने ही लगता है जब दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अभी हवा में एक डरावना चेहरा विशाल के सामने आता है और कहता है, बच्चा उस कमरे में विशाल, वेरोनिका तुझसे नफरत करती है, तुझे मार देगी। इतना बोलकर वो चेहरा हवा में गायब हो जाता है। विशाल बड़बड़ाता है, हाँ, मुझे वेरोनिका से दूर रहना चाहिए। तभी विशाल के कानों में वेरोनिका की आवाज सुनाई देती है। वो फोन पर बात कर रही होती है। ना चाहते हुए भी विशाल उसके कमरे में देखने लगता है। वेरोनिका ने एक लाल रंग का शॉर्ट सिल्क गाउन पहना है। उसकी गोरी लंबी खूबसूरत टांगे और ज्यादा चमक रही होती हैं। शॉर्ट टॉप में उसकी गोरी मलाईदार गर्दन और उभारों की दरार विशाल को मदहोश करने लगती है। वेरोनिका एक हाथ से फोन पर बात कर रही होती है और दूसरे हाथ से वो बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर रही होती है। तुम कहाँ हो? वो फोन पर किसी को बोलती है, वेरी हॉट। जल्दी आओ ना बेबी, और कितना इंतजार करवाओगे? मैं आज तुम में खुल जाना चाहती हूँ। तभी वेरोनिका की नजर विशाल पर पड़ती है और वेरोनिका उसे घूर कर देखती है। विशाल जल्दी से वहां से जाना चाहता है, लेकिन वो अपने कदम आगे बढ़ा नहीं पाता। वेरोनिका अचानक से बहुत तेज चीखती है। ये चीख इतनी तेज होती है कि विशाल अपने कानों को हाथों से ढक लेता है। तभी रिसेप्शन पर लगी बड़ी सी घड़ी टन आवाज करती है। 3:30 बज गए होते हैं और विशाल अगले ही पल खुद को अपने कमरे में पाता है। थका हारा विशाल घर आते ही अपने बिस्तर पर लेट जाता है। उसके दिमाग में वेरोनिका को लेकर कई सवाल चल रहे होते हैं। ये कैसे हो सकता है? वेरोनिका होटल राजमहल में क्या करने आई थी? विशाल को बेड पर इस तरह पड़ा देखकर
उसके साथ रहने वाली 2 आत्माओं में से एक ने विशाल के दाहिने कान में कहा, सोचा बेटा, वरना पागल हो जाएगा। तभी दूसरी आत्मा ने बाएं कान में कहा, हाँ तू तो, हम देख लेंगे, कोई भूत आया तो। विशाल चुपचाप लेटा हुआ उन आत्माओं की बात सुन ही रहा होता है कि तभी अचानक प्रिया विशाल पर कूद पड़ी। प्रिया को वहां देखकर दोनों आत्माओं ने एक साथ कहा, लो आगे चले, इससे तो तुम ही रख दो, हम चले। और वो दोनों आत्माएं वहां से बाहर निकल जाती हैं। प्रिया सिर्फ विशाल को लगातार किस करने लगती है। उसने सिर्फ विशाल की एक शर्ट पहनी होती है जिसके बटन भी ठीक से बंद नहीं है। उसकी गोरी गोरी टांगे विशाल के ऊपर होती हैं। प्रिया किस करते करते विशाल की शर्ट के बटन खोलने लगती है। प्रिया को अपने इतना करीब पाकर विशाल को काफी अच्छा महसूस हो रहा होता है। प्रिया विशाल के कपड़े उतारने वक्त बोलती है, आई एम सो सॉरी बेबी, मैं भी ना कितनी पागल हूं। तुम ये सब मेरे लिए तो कर रहे हो और मैंने खामखा तुम पर ही गुस्सा कर दिया। तभी विशाल ने अचानक से प्रिया को बिस्तर पर पलट दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसने अपने होठ प्रिया के होठों से मिला दिए। दोनों काफी देर तक एक दूसरे को चूमते रहे। फिर विशाल ने प्रिया की शर्ट खोलकर उसे एक तरफ फेंक दिया और उसके बाद वो दोनों एक जिस्म और 2 जान बन जाते हैं। कुछ घंटे सोने के बाद विशाल चौंक कर जाग जाता है। उसकी बाहों में अभी भी प्रिया सोई हुई है। तभी बाएं कान वाली आत्मा विशाल से बोलती है, कब तक सोएगा कुंभकर्ण? तभी दाएं कान वाली आत्मा बोलती है, भूल गया, वेरोनिका को भूल गया। तभी विशाल को जैसे मानो सब कुछ एक पल में याद आ गया हो। उसने अमन को फोन लगाया और बोला, अमन मुझे अभी मिल। नहीं, चाय की टपरी पर नहीं, रेल की पटरी पर मिल। एक ट्रेन तेजी से गुजर जाती है और उसके गुजरने के बाद दूसरी पटरी पर बैठे अमन और विशाल नजर आते हैं। अमन विशाल से पूछता है, क्या हुआ यार, तू इतना परेशान क्यों है? अमन की बात सुनकर विशाल ने जवाब देते हुए कहा, तुझे वो वेरोनिका याद है अमन? अमन वेरोनिका का नाम सुनकर हक्का बक्का रह जाता है और बोलता है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूं? तभी विशाल घबराया हुआ बोलता है, कल रात होटल राजमहल में वेरोनिका आई थी। अमन दहशत में देखता है, ऐसा कैसे हो सकता है विशाल? वेरोनिका तो मर चुकी है। विशाल डरा हुआ बोलता है, वही तो, उसने मुझे पहचान भी लिया। अमन घबरा कर बोलता है, वो वेरोनिका नहीं है, उसकी भटकती हुई आत्मा है। विशाल ने हाँ में सर हिलाया। होटल राजमहल में सिर्फ आत्माएं ही गेस्ट बनकर आती हैं। अमन दहशत में बोलता है, ऐसा तो नहीं कि पहले वो तुझे मारेगी और उसके बाद मुझे? विशाल अपना सर पकड़ लेता है, पता नहीं यार। तभी अमन उठ खड़ा हुआ, चल मेरे साथ विशाल। विशाल ने पूछा, कहाँ? अमन के दादाजी पूजा कर रहे होते हैं जब अमन विशाल के साथ घर में घुसता है। अचानक से दादाजी पूजा से उठ जाते हैं और घूर कर विशाल को देखते हैं। मैंने कहा था ना, मेरे घर में वापस नहीं आना, क्यों आए हो तुम यहाँ? तभी अमन कहता है, मैं विशाल को आपके पास लेकर आया हूं दादाजी। दादाजी घूर कर विशाल को देखते हैं। ये अकेला नहीं आया है, वो 2 आत्माएं भी इसके साथ आई हैं। विशाल के दाहिने कान में एक आत्मा फुसफुसाती है, क्या ये बूढ़ा हमें देख सकता है? तभी बाएं कान वाली आत्मा बोलती है, ये कौन सा दूध का दूल्हा है? तभी दादाजी गुस्से से विशाल को देखते हैं, इन दोनों को बाहर जाने के लिए बोलो। तभी झुंझलाकर विशाल बोलता है, आप दोनों क्या कुछ देर बाहर इंतजार करेंगे? तभी विशाल को उन आत्माओं की आवाज आती है, चल भाई बंसी,
चल भाई मुरली। और दो जोड़ी पैरों की वहां से जाने की आवाज सुनाई देती है। दादाजी अब एक चैन की सांस भरते हैं। बोलो अमन, क्यों लेकर आए हो विशाल को यहाँ? अमन कहता है, हम दोनों की जान खतरे में है। दादाजी भौचक्के होकर देखते हैं। खतरा? कैसा खतरा? अमन रोने लगता है। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी दादाजी। दादाजी घूर कर अमन को देखते हैं। क्या किया तुम दोनों ने? अमन बोलना शुरू करता है। वेकेशंस के बाद उस दिन जब सब अपने अपने घर से कॉलेज आए थे, उस दिन मैंने वेरोनिका को पहली बार देखा था। वेरोनिका बहुत सुंदर थी। उसके नैन नक्श, उसके लंबे बाल, उसका गोरा बदन, उसके होठ ऐसे मानो गुलाब की पंखुड़ियां हों, और गाल जैसे कश्मीरी सेब। उसको देखकर कोई भी उसका दीवाना बन सकता था। और सबसे प्यारी थी उसकी स्माइल और उस पर पड़ने वाले डिंपल्स। बस उसे देखते रहने का मन करे। कॉलेज के हर लड़के के दिल में उसे अपना बनाने की तमन्ना थी, लेकिन वो सबसे जुदा थी, अपनी ही दुनिया में मगन। मैं भी उसे मन ही मन बहुत पसंद करने लगा था, और मैंने तय कर लिया कि मैं अपने दिल की बात वेरोनिका को बताकर रहूंगा। मैंने वैलेंटाइंस डे को वेरोनिका के सामने अपने दिल का हाल बयां कर दिया। वेरोनिका, आई लाइक यू, इनफैक्ट आई लव यू। ये सुनकर वेरोनिका पहले तो जोरों से हंस पड़ी और उसने कहा, अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। बाय द वे, तुम हो कौन? लेकिन मैं तो जैसे उस समय अपने आपे में नहीं था। मैं अपने घुटनों के बल बैठकर वेरोनिका से बोलता गया, वेरोनिका, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? ये सुनते ही वेरोनिका गुस्से में चिल्लाकर बोली, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान मुझ पर चला गया। हाउ डेयर यू! अपनी शक्ल देखी है तुमने आईने में? तुम्हारा और मेरा कोई मैच ही नहीं है। तुम्हारे जैसे लड़के किसी के बॉयफ्रेंड नहीं, बल्कि किसी के नौकर बनने लायक होते हैं। हटो मेरे रास्ते से। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं मुंह उठाकर। दादाजी गौर से अमन की कहानी सुन रहे थे। वहीं विशाल सर नीचे झुकाए बैठा था। अमन ने आगे बोला, मुझे वेरोनिका से ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। मेरा दिल बुरी तरह से टूटकर बिखर गया था, और मैं अपने कॉलेज में सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया था। और मैंने उस दिन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल को करने का फैसला किया। मैं वेरोनिका से अपनी बेइज्जती का बदला लेने की सोचने लगा। वहीं गुस्से में अपने कॉलेज से निकलने के बाद मैं सीधे विशाल से मिला और मैंने उसे सब बताया जो मेरे साथ वेरोनिका ने किया था। अमन ने दादाजी से नजरें चुराते हुए कहा। तभी बीच में विशाल बोल पड़ा, दादाजी, मैंने अमन को बहुत समझाया। भाई जाने दे, उस लड़की से दूर रह, वो तेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन अमन के सर पर तो अपनी बेइज्जती के बदले का भूत सवार था। थक हार कर मैं भी दोस्ती की खातिर अमन का साथ देने के लिए मान गया। दादाजी ने गुस्से में पूछा, क्या किया तुम दोनों ने? अमन ने आगे बोला, उसी रात मैं और विशाल वेरोनिका के हॉस्टल के बाहर पहुंच गए। वहां कोई नहीं था। तभी विशाल बोल पड़ा, मैंने अमन से कहा भी था, भाई एक बार फिर सोच ले, तसल्ली से। इस सब में बुरे फंस जाएंगे। चलते हैं यहाँ से, वरना किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। पर दादाजी, इस अमन ने मुझे चुप कराते हुए बोला, तुझे जाना है तो जा, मैं यहाँ से बदला लिए बिना नहीं जाऊंगा। दादाजी ने घूर कर अमन को देखा। अमन ने अपना सर झुका लिया। तभी विशाल आगे बोल पड़ा, अमन ने मेरी एक ना सुनी, मरता क्या ना करता। अब मैं ऐसे अमन को अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकता था, इसीलिए मैं भी वहीं रुक गया। तभी अमन बोल पड़ा, मैं विशाल की घबराहट देख पा रहा था और मैं जानता था कि विशाल वहां सिर्फ मेरी वजह से गया है। इसीलिए मैंने विशाल से कहा, अच्छा ठीक है, एक काम कर, तू यहीं रुक, मैं आता हूं, और हाँ, जैसे ही कोई आए तो इशारा कर देना। विशाल ने जवाब दिया, ठीक है भाई, पर ध्यान से।
ये तय होने के बाद कि विशाल नीचे निगरानी करेगा और मैं ऊपर जाकर अपने साथ हुई बेइज्जती का बदला लूंगा, मैं दीवार पर चढ़कर वेरोनिका के रूम की बैल्कनी पर पहुंच गया। अमन आगे बोलता है, मौका पाते ही मैं वेरोनिका के कमरे से जुड़ी बैल्कनी में जाकर छुप गया और वेरोनिका के वॉशरूम जाते ही मैंने अपना DSLR कैमरा उसके कमरे में सेट कर दिया ताकि मैं वेरोनिका के निजी पल की रिकॉर्डिंग कर सकूं। और कैमरा फिट करते ही मैं वेरोनिका के रूम की बालकनी में जाकर छिप गया। इस समय मेरे अंदर की इंसानियत और शर्म जैसे खत्म हो गई थी। मुझे बदले के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा था। वहीं इन सबसे बेखबर वेरोनिका टॉवल में लिपटी शावर लेकर बाहर निकली। वेरोनिका किसी सफेद संगमरमर की मूर्ति की तरह लग रही थी। उसके बालों से पानी ओस की बूंदों की तरह नीचे गिर रहा था। उसके बदन की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई थी। लोशन लगाने के बाद वेरोनिका ने किसी मॉडल की तरह बहुत ही स्टाइल से रोमांटिक अंदाज में अपना टॉवल साइड कर दिया और नाइट गाउन पहन लिया। मैं वही बैल्कनी में छुपा हुआ इस दृश्य को एंजॉय कर रहा था कि तभी किसी ने वेरोनिका के रूम के दरवाजे पर नॉक किया और मैं डर के मारे जल्दी से वहां से निकल गया। लेकिन जल्दबाजी में मैं अपना कैमरा वही वेरोनिका के रूम में ही भूल गया। दादाजी गुस्से से घूर कर अमन को देखते हैं। पढ़ाई करने के बजाय तू ये सब कर रहा था, बेशरम। अमन ने शर्म में अपना सर नीचे झुका लिया। तभी दादाजी ने विशाल की तरफ देखा। फिर क्या हुआ विशाल? विशाल ने झुकी नजरों के साथ ही जवाब दिया। अगले दिन मुझे अमन का फोन कॉल आया। अमन बहुत डरा हुआ था और अमन ने अपनी कांपती हुई आवाज में बताया, भाई गड़बड़ हो गई। यहाँ कॉलेज में हर किसी के मोबाइल फोन में वेरोनिका का MMS है जो कल हमने रिकॉर्ड किया था। विशाल ने अमन को देखते हुए आगे कहा। ये सुनकर मैं चौंक गया और बोला, क्या? हमने नहीं, तूने रिकॉर्ड किया था वेरोनिका का वीडियो। मैंने तुझे रोका था। जिस पर अमन रोने लगा। उसने रोते हुए कहा, गलती हो गई यार, लेकिन अब मैं क्या करूं? विशाल ने दादाजी को आगे बोला। मैंने अमन से पूछा, लेकिन ये सब हुआ कैसे? वो तो कैमरा वेरोनिका के कमरे में ही भूल आया था। जिस पर अमन ने मुझे बताया कि उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अमन ने कहा कि उसने ये सब नहीं किया है। उसका कैमरा तो अभी भी उसे नहीं मिला है। दादाजी अमन को गुस्से से देख रहे होते हैं और अमन सर झुकाए रो रहा होता है। विशाल भी बहुत परेशान नजर आ रहा है। दादाजी ने कहा, आगे क्या हुआ विशाल? विशाल ने दादाजी को देखकर बोला, उसी शाम जब मैं और अमन साथ थे तब अमन के फोन पर एक पिक्चर मैसेज आया था। उस फोटो को देखते ही अमन के होश उड़ गए थे और फिर अमन ने वो फोटो मुझे दिखाया। विशाल रुककर अमन की तरफ देखने लगा। दादाजी ने गुस्से भरी आवाज में आगे पूछा, किसकी फोटो थी वो? तो जानिए आगे की कहानी में क्या होगा। आखिर किसकी थी वो फोटो और क्या सच में वेरोनिका अब अमन और विशाल को नहीं छोड़ेगी? जानने के लिए सुनिए